आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का आपका 6 दिसंबर के दिन यहाँ पे पेपर होने वाला है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड की। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न लाएंगे। देख सकते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा थी उसमें यूट्यूब पर कुछ ऐसे पेपर वायरल होते रहते थे कि कुछ पेपर वही के वही आ जाते थे दूसरे दिन पेपर में, है ना। तो आपको ना इसी प्रकार से वायरल पेपर यहाँ पे लेकर के आया हूँ। क्या पता ये क्वेश्चन पेपर आ जाए, है ना, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, साथ में क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में यहाँ पे ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर कंप्लीट करवा दूंगा। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करवा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। इसके अथवा में दिया गया है समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण क्या है। देखिए ये रहेगा आवेश का क्वांटीकरण। प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, 5वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ये वाला, है ना। आपका ये क्वेश्चन है तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये जरूर से याद रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल से आपको इसी के चक्कर में नहीं रहना है कि बिल्कुल यही आएगा, इंपोर्टेंट के तौर पर देखते रहिए लेकिन, है ना। क्योंकि कोई भी पेपर आ सकता है जो यूट्यूब पर वायरल होते हैं, उनमें से कई सारे पेपर यहाँ पे कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपको अगले क्वेश्चन समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखिए। तो उसका आंसर भी दिया गया है समविभव पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है ना, उसका नाम है सम यानी कि समान होता है, उसे क्या कहते हैं। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है ना। कोई पृष्ठ है ना, मान लो यही कागज है, इस पर एक बिंदु है, बिंदु पर एक विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, है ना। इसकी विशेषताएं भी आप याद कर लीजिएगा। अगर 4 अंक में क्वेश्चन आ गया समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल से याद रखिएगा। इसकी विशेषताएं भी याद रखिएगा, है ना। ये सारी विशेषताएं रही। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, है ना, क्योंकि वो समविभव है और समांतर क्रम में होते हैं। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। एक अंक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। देखिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर से कंप्लीट कर लेने हैं। ओम का नियम लिखिए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओम का नियम आपका अगले चैप्टर से यानी कि विद्युत धारा वाले चैप्टर से है, और यहाँ पे उसका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। ओम का नियम ये रहा आपका ओम का नियम। देख सकते हैं यहाँ पे ओम के नियम का सॉल्यूशन। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई होगी, ताप हो या दाब आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम कहता है ना। तो इसका आपको एक गणितीय रूप भी याद रखना है ना। तो ये जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ओम का नियम है ना, आज से नहीं बिल्कुल फिजिक्स में ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके आपके जो हाफ ईयरली हैं, और बिल्कुल आप मैं बता दूं कि आपकी वार्षिक परीक्षा में तो बिल्कुल ही देखने को मिलने वाला है ना। तो ये अभी से तैयारी करके चलिए, है ना। तो अभी नहीं आएगा तो अगली बार आ जाएगा, है ना। ये सोच के चलिए, आप अभी अच्छी तरीके से तैयार इसको कर लीजिए, आएगा ही आएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी क्या हो जाती है, उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना। तो ये यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है मोटर गाड़ी है, जब हम उसको क्या करते हैं स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट क्या होती है, कुछ मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, यहाँ पे आंसर रहेगा मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है ना। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसकी बैटरी होती है, उससे क्या करती है गाड़ी स्टार्टर, उससे उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से, है ना, विभव पतन के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ कम हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है ना। ये आंसर रहेगा। इसी प्रकार से मैंने कई सारे अन्य सब्जेक्ट्स के आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, वीडियोस चैनल पर हैं, जाकर के देख लीजिएगा, है ना। और जो रह गए हैं जल्दी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, है ना। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए ये रहेगा आपका आंसर, फुल सॉल्यूशन दिया गया है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकल वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का
म्यू 0 गुना होता है, अर्थात यहाँ पे दिया गया है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। एम्पियर का ये परिपथीय नियम यहाँ पे आपका रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है इसका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण यहाँ पे दिए गए हैं, ये गुण आप जरूर से याद रखेंगे, 2 अंक आपके बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बंद वक्र होती हैं, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जो विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ना, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, वो समांतर क्रम में होती हैं, ये बंद वक्र होती हैं, है ना, ये 2 याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। 31 पेज पर है, मैंने यहाँ पे लिख करके रखे थे, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये रहेगा आपका इसका सॉल्यूशन, देखिए, है ना, लेंज के नियम वाले क्वेश्चन का ये रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छोड़ना है, और यदि आप चाहें तो और सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा इस तरह होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है ना। तो ये लेंज का नियम यहाँ पर कहता है। इसके इस प्रकार से डायग्राम के अनुसार इसे समझा सकते हैं, और लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम जब साथ में समझाते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, है ना, उसके अनुकूल है कैसे, तो वो यहाँ पे दिया गया है आपको। यदि एक क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक कुंडली के तल के पास लाया जाता है तो लेंज के नियम से चुंबक की ओर का कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है ना। तो ये रहेगा आपका, और इसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, देखिए यहाँ तक, है ना। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन, है ना। तो इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। मैं जो बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और ये सारे क्वेश्चन तो हैं, अगली वीडियो में और क्वेश्चन बता दूंगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव रह गए हैं उनके भी आंसर बता दूंगा। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार परीक्षा में यहाँ पे आता है, प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा में अंतर, है ना। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे प्रत्यावर्ती दृष्ट धारा में अंतर, इसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा आप, क्योंकि ये बिल्कुल से नहीं छोड़ना है ना। तो ये रहेगा आपका, है ना, पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, एक तरफ प्रत्यावर्ती है, एक तरफ दृष्ट धारा है, तो ये पूरा सॉल्यूशन रहेगा, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के छात्र जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमने किस प्रकार से उनको हेल्प की थी, है ना। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम पेपर के पहले बता देते हैं कि बिल्कुल आएंगे, तो बिल्कुल पेपर में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए आपको चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ना। तो ये रहेगा आपका, देखिए, इसमें धारा की दिशा व परिमाण दोनों बार बार बदलते हैं, इसमें धारा की दिशा स्थिर रहती है ना। दृष्ट धारा में क्या होता है, धारा की दिशा जो होती है स्थिर रहती है ना, बदलती नहीं है, इसमें चेंज होती रहती है। यह केवल धारा का उसमें प्रभाव का प्रदर्शन करती है, यह धारा का चुंबकीय उसमें व रासायनिक तीनों प्रभावों का प्रदर्शन करती है। यह केवल उसमें का करती है, बल्कि यह चुंबकीय उसमें और रासायनिक तीनों को साथ में लेकर के चल रही है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जा सकता है, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जा सकता है, जबकि दृष्ट धारा का उपयोग क्या है, ट्रांसफार्मर में नहीं किया जा सकता है ना। आंसर रहेगा आपका। तो ये सारे 5 अंतर दिए गए हैं, इसके 4 अंतर याद रखिएगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये एक अवतल दर्पण है ना, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 16 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सरल सा इसका सॉल्यूशन है, और ये यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है, देखिए, देख सकते हैं नीचे दिया गया है आंसर, ये रहेगा आपका क्वेश्चन, यही है ना क्वेश्चन। देखिए, इसका दिया गया है, वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, 16 सेंटीमीटर दी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है ना, स्मॉल एफ। सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का, वक्रता त्रिज्या बटे 2, है ना, ये सूत्र होता है। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर, अब 8 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ जाएगी, ये आपका आंसर रहेगा। इसे कंप्लीट रखिएगा और याद रखिएगा कैसे निकाल दी जाती है, आप सूत्र याद रखिए, बस आपको ये दे दिया जाए तो आप सीधा इसमें भाग देके उसका निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी का, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी का आपको क्या करना है, प्रतिबिंब आरेख बना करके उसके 2 उपयोग एवं दोष लिखिए, है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे दिया गया है सरल सूक्ष्मदर्शी का, देखिए, है ना, ये पूरा का पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप ठीक तरीके से, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब आरेख बनाकर उसके 2 उपयोग व 2 दोष लिखिए। तो ये आरेख रहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब आरेख, है ना।
तो ये रहेगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इसके जो उपयोग हैं, दोष हैं, वो नीचे दिए गए हैं। प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम करते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। घड़ी, साज व सोनार द्वारा छोटे छोटे पुर्जों या वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं देख पाते, है ना। जो सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। नेत्रों पर तनाव, है ना, ये होता है इससे। तो ये इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए, है ना। 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये रहा आपका आंसर इसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। नीचे आंसर आपका दिया गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। तो ये रहेगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का आंसर। किसी धातु सतह पर उचित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित करने पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो अच्छी तरीके से इसे याद रखिएगा। आपने कोचिंग में जो लिखा है, स्कूल से आपको जो अगर सरल सी परिभाषा मिले तो वो भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये कर लेनी है याद, है ना। बिल्कुल से प्रकाश विद्युत प्रभाव याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इसका दिया, कार्यफलन तथा देहली फलन, है ना। कार्यफलन तथा देहली फलन, देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है आपको, फुल आंसर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। तो ये आंसर रहेगा आपका। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। और देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? नीचे दिया गया है, यह न्यूनतम आवृत्ति है। देहली आवृत्ति क्या है? यह एक न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हो सकते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, है ना। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जो आपका कैपिटल ओ यू रहेगा और 0 से दर्शाते हैं ना। इस प्रकार से यहाँ आंसर रहेगा इसका देहली आवृत्ति का और कार्यफलन का, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं, ना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं, ना। देखिए तो यहाँ पे दिया गया है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं, ना। ये आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, उसे बामर श्रेणी कहते हैं, है ना। किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में यदि क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है ना, तो उसे बामर श्रेणी कहते हैं। उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जब यहाँ पे संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसे बामर श्रेणी कहते हैं। ये आंसर रहेगा इसका कंप्लीट। इसके बाद देख सकते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, बोहर मॉडल की 2 कमियां लिखिए। बोहर मॉडल की 2 कमियां रहेंगी आपकी, ये रहेगा आपका सॉल्यूशन, बोहर मॉडल की 2 कमियां, है ना। तो ये कमियां यहाँ पे दी गई हैं, 3 दी गई हैं। आप 2-3 तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर 2 अंक में आएगा तो आप पे 3 लिखेंगे तो आपके अंक कटने को कोई चांस नहीं रहेंगे, है ना। तो इस मॉडल द्वारा प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान से सदैव भिन्न होता है ना, अलग होता है। इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, जिससे जीमन प्रभाव कहते हैं ना, की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है। ये आंसर इसका कंप्लीट रहेगा। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, 12वें नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, टॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। इसका अथवा है तापीय, है ना, तापायनिक उत्सर्जन क्या है। तो टॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का इस प्रकार से ये डायग्राम रहेगा, ये रहेगा, है ना। तो इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिया गया, बहुत ही सरल है। आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं, है ना, और एक सेंटर में बनाना है ना। तो धनावेशित और इलेक्ट्रॉन, धनावेशित गोला ये आपका होता है, ये गोला जो है उसे धनावेशित गोले के नाम से जानते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर जो कि घूम रहे होते हैं ना कक्षा में, है ना। तो ये आपका टॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का जो है चित्र रहेगा, नामांकित चित्र रहेगा। बिल्कुल आपको अंक मिलेंगे इसे आप यदि तैयार कर लेते हैं और आएगा पेपर में, है ना। इसके बाद देख सकते हैं तापायनिक उत्सर्जन क्या है ना। तापायनिक उत्सर्जन की बात कर रहा है आपकी, तो तापायनिक उत्सर्जन यहाँ पे आपको दिया गया है, ये रहा आपका आंसर, ये रहा तापायनिक उत्सर्जन, है ना। किसी धातु को गर्म करने पर, है ना, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया, है ना। कोई धातु है, हम उसे गर्म कर रहे हैं, उससे उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो वो उत्सर्जन हो रहा है ना, कहीं से कुछ चीज़ निकलना, वो उत्सर्जन कहलाता है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे ताप दे रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसे तापायनिक उत्सर्जन कह रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखिए, है ना, ताप देने पर इलेक्ट्रॉन निकले किसी धातु से, तो उसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। सीधी बात रहेगी, यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद रहेगा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर, है ना, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर, इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे,
ये यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ चित्र में किसी बिंदु ओ से, है ना। आगे चित्र भी आपको इसका दिया गया है, ये चित्र नहीं दिया गया है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका दिया गया है इसका, है ना। तो ये रहेगा आपका इसका सॉल्यूशन, ये है ना, इसका ये सॉल्यूशन रहेगा। इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख सकते हैं। किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे आवेश को कैसे Q से प्रदर्शित करते हैं, उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित करना है या ज्ञात करना है ना। इसके बाद है आपको क्वेश्चन समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की क्या करना है आपको, संधारित्रों की तुल्यधारिता आपको ज्ञात करके बताना है ना। तुल्यधारिता के लिए क्या करना है, व्यंजक निगमित करना है, व्यंजक आपको तैयार करना है। तो ये रहेगा आपका ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी साथ में आपको नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। डायग्राम इसका रहेगा, इसके बाद ये पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है ना। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन, यहाँ तक देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं और आगे इसका श्रेणी क्रम संयोजन का इसका चित्र बनाया गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन को जरूर से तैयार करें। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के आपको क्या होना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए। तो आप इनके बारे में लिख भी सकते हैं। देखिए, तो ये आपका इतना इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये आपका रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर, है ना। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। 14वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए, ये रहा आपका यहाँ पे आंसर। किरचॉफ के नियम यहाँ पे डायग्राम के साथ समझ सकते हैं आप। पूरा आंसर आपका दिया ही गया है। किरचॉफ के नियम निम्नलिखित हैं। किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। ये आंसर रहेगा। ये दोनों को डायग्राम के तौर पर यहाँ पे समझाया गया है। देखिए, तो ये रहा आपका डायग्राम एक, इसे डायग्राम ये भी यहाँ पे दिया गया है ना। इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है आपका किरचॉफ का नियम, है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया था व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है P/Q = R/S, है ना। आवश्यक प्रतिबंध दिया गया है, तो आपको इसे जो है वो ज्ञात करना था। ये रहेगा आपका पूरा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, है ना। देख सकते हैं पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका रहेगा यहाँ पर ये डायग्राम, देख सकते हैं ये, है ना। यहाँ तक इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। ये रहेगा इसका आगे का आंसर। यहाँ तक एक पूरा व्हीट स्टोन सेतु का संतुलन के लिए प्रतिबंध जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 10 विभवांतर बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है आपको ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया गया है इसका, देख सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन इसका रहेगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया गया है, साथ में इसका सॉल्यूशन रहेगा, है ना। तो ये यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है, ये, है ना। तो इसे कंप्लीट करने के बाद इसका अथवा क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, आंसर यहाँ पे दिया गया अंतर, तो अंतर तो आना ही है, जरूर ही आना है। तो कंप्लीट करके रखेंगे जितने बताए हैं ना। प्रत्यावर्तीय दृष्टि का बताया, ये बताया। सेल के खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये इसका कंप्लीटली आंसर रहेगा। अंतर दोनों में दिया गया है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, है ना। तो ये इसमें अंतर याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। गोलीय दर्पण के लिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है आपको। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपको स्थापित करना था, ये रहेगा। इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बारे में इसकी व्याख्या कैसे करनी है ना। दर्पण सूत्र आपको स्थापित करना है, ये तो डायग्राम के तौर पर आपने समझा दिया, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो दर्पण सूत्र स्थापित करना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। इस तरफ से आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये रहेगा और आगे इसका आंसर पूरा कंप्लीटली यहाँ तक रहेगा। देखिए, ये रहेगा आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ तक कंप्लीट रहेगा। दर्पण सूत्र हमारा यहाँ पे स्थापित हो जाता है ना। तो ये दर्पण सूत्र यहाँ पे रहेगा, है ना। यही दर्पण सूत्र है। इसके बाद देख सकते हैं इसका क्वेश्चन दिया गया था हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे, ये, है ना। इसका देख सकते हैं आंसर दिया गया है आपको,
हाइगन ने प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने दिया उसी के नाम से जाना जाता है, जिसे हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है ना। हाइगन ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। ये आपका पूरा सॉल्यूशन इसका दिया गया है ना। ये इतना आपको याद रखना है, ये रहेगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसे समझाइए। 70वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है यहाँ पे, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए पूरा आंसर दिया गया है इसका, बायो सेवर्ट का नियम। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे और ये देख सकते हैं ना, यहाँ तक इसका आंसर रहेगा। ये इतना सा ही इसका आंसर है ना। ये इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन है संट किसे कहते हैं। संट के मान हेतु क्या करना है आपको, जो है व्यंजक निगमित करना है ना। संट के मान हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये रहेगा संट का आंसर। संट किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहेगा आपका इसका आंसर। संट का सिद्धांत के अनुसार इसका कैसे हम चित्र बनाएंगे वो आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ना। ये यहाँ पे आंसर इसका यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ पे इसका ही आंसर है। ये यहाँ तक इसका आंसर वो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। संट किसे कहते हैं, इसका आवश्यक प्रतिबंध कर लीजिए, इसका व्यंजक है वो रहेगा। स्वप्रेरकत्व तो क्या है ना। 18वें नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहेगा इसका आंसर, स्वप्रेरकत्व वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, है ना। तो ये आपका पूरा आंसर दिया गया है। इसका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है ना, इस प्रकार से इसे दर्शाएंगे। और किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली से संबद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाने पर उत्पन्न होता है ना, उसी के बराबर होता है। जो धारा उसमें प्रवाहित की जाती है ना, उसमें जो उत्पन्न होगा उसी के बराबर यहाँ पे होता है स्वप्रेरकत्व। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीटली दिया गया है। ये स्वप्रेरकत्व का व्यंजक रहेगा, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जरूर ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएँ क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसफॉर्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो हर बार ये क्वेश्चन आता है आपका 5 अंक के रूप में, बिल्कुल भी क्वेश्चन मिस मत कर देना। यहाँ पे आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है, हर बार ये परीक्षा में आता है ना। ये आपको डायग्राम होने चाहिए याद, है ना। अपचाई ट्रांसफर, ऊंचाई ट्रांसफर, ये दोनों दिए गए हैं इस प्रकार से। और इनकी कुछ बिंदु दिए जाते हैं आपको, जैसे आपको चित्र बनाना है, सिद्धांत लिखना है, इनको ऊर्जा क्षय के कारण तथा इनका कम करने को उपाय, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये रहेगा आपका इसका डायग्राम का, ये रहेगा इसका सिद्धांत, और साथ ही आपको आगे और इसका पूरा आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। ये रहेगा ना, इसके साथ ही आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा आपका इसका आंसर रहेगा, है ना। देखिए और भी इसका आंसर आगे दिया गया है। ऊर्जा क्षय, है ना, ऊर्जा क्षय किस प्रकार से होता है उसमें ट्रांसफार्मर, तथा उसे कम करने के उपाय क्या होते हैं, तो वो साथ में नीचे दिए गए हैं। तो इन्हें आपको ज़रूर से कंप्लीट करना है, एक भी मत छोड़िएगा इनमें से, है ना। अगर आपने इनमें से छोड़े तो आपके पेपर में ना यही क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे फिर, इसलिए इन्हें करके जरूर से रखना है। ये रहेगा आपका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, है ना। ये शीर्षक आपको कुछ दिए गए हैं, यानी कि प्रतिबिंब बनाने की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, है ना। किरण पथ सहित आपको चित्र दर्शाना है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दिया गया है। देखिए तो सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर करना था। तो ये रहेंगे कुछ शीर्षक इसके। ये आपका इसका डायग्राम रहेगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कर्ण पथ किस पर बनेगा, संयुक्त सूक्ष्म कर्ण पथ। दूसरा चित्र यहाँ पे नीचे दिया गया है इसका, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आवर्धन क्षमता की गणना यहाँ पे दिए गए हैं ना आपको, ये बिंदु, है ना। आवर्धन क्षमता की सूत्र स्थापित कीजिए, तो ये रहेगा इसका, है ना। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ये डायग्राम रहेगा। फिर इसे कंप्लीट करने के बाद आपको और क्या देगा, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर, है ना। तो ये उसका डायग्राम रहेगा। इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर सकते हैं और इसका आंसर आगे दिया गया है। अगला क्वेश्चन वो अगला पॉइंट बचा है आपका, अनंत पर्वन है ना। तो ये रहेगा यहाँ तक पूरा इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, पूरा इसका व्यंजक सहित समझाया गया है।
तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 5 अंक में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स में आते हैं। इसके बाद देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका यंग के द्विलिस्ट प्रयोग, 58 नंबर पेज पे ये आपका क्वेश्चन है, आंसर दिया गया है इसका। ये देखिए यहाँ पे यंग वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आपको इसको आसानी से कर लेना है ना। ये रहेगा आपका क्वेश्चन और साथ में आंसर भी यहाँ पे दिया गया है ना, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हुए। देखिए ये आंसर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, है ना, दिख गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचे हैं, है ना, अगली वीडियो में जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ध्यान से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।